एक पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम किया करते थे, साथ रहा करते थे, बहुत खुश रहा करते थे। लेकिन दोस्तों एक दिन क्या होता है, एक दिन पति की हो जाती है मौत और मौत के समय पे उसकी पत्नी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है, क्योंकि उसकी पत्नी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब समय गुजरने लगता है। अब समय गुजरने लगता है तो दोस्तों उसका भाई उसके घर पे आता है उससे मिलने, और उसका भाई उससे पूछता है कि तुमने अपने पति की हत्या की तो की क्यों, और कैसे की तुमने अपने पति की हत्या, कि किसी को पता भी नहीं चल पाया कि तुम्हारे पति की हत्या तुमने की है और तुम साफ साफ बच गए। दोस्तों दरअसल में जो पत्नी थी उसी ने ही अपने पति की हत्या की थी, और इतने सातराना अंदाजे से उसने हत्या की थी कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया कि उसने अपने पति की हत्या कर दी। अब उसने अपने पति की हत्या कैसे की? दोस्तों आज की कहानी यही है। आज की कहानी से हम जानेंगे कि आखिर इस पत्नी ने अपने पति की हत्या कैसे की, जिससे कि ये साफ साफ बच गई। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश के उडुपी जिले की, जहां पर कि करकरा इलाका लगता है, जो कि अजयमर थाने के अंतर्गत आता है। वहीं पर 20 अक्टूबर की जब सुबह होती है तो एक घर में से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। दरअसल वहाँ पे दो पति पत्नी रहा करते थे, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से रहा करते थे। अब इसमें से जो पति है उसका नाम है बालकृष्ण, जिसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास है। उसकी मृत्यु हो जाती है। दरअसल जो बालकृष्ण था वो लगभग 1.5-2 महीने से बहुत ही बुरी तरह से बीमार था। उसको खांसी जुकाम थे, उसको पीलिया था, उसको दस्त से, उसको उल्टियाँ होती रहती थीं, और वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। उसकी पत्नी ने उसको बहुत सारी जगह दिखाया, लेकिन बालकृष्ण बच नहीं पाया। आखिरकार बालकृष्ण की मौत हो जाती है, और इसकी पत्नी का नाम था दोस्तों प्रतिमा, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास थी। इसकी पत्नी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है, बिलख रही होती है, क्योंकि इसके पति की मौत हो गई। ये अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहा करती थी, लेकिन आज क्या हुआ, 19 अक्टूबर 2024 की सुबह उसके पति बालकृष्ण की मौत हो जाती है। अब गांव के लोगों को पता चलता है, बालकृष्ण के परिवार के लोगों को पता चलता है। अब जैसे ही इन लोगों को पता चलता है, सब लोगों का उनके घर पे हजूम लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि बालकृष्ण लगभग 1.5-2 महीने से बीमार थे और बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। अब क्या होता है उनका अंतिम संस्कार, और अंतिम संस्कार के बाद में उनका जैसे 9 आना 12वीं 13वीं होती है वो हो रहा होता है। तभी क्या होता है, बालकृष्ण के घर पे प्रतिमा का भाई, जिसका नाम है संदीप आता है। लेकिन क्या होता है, जब प्रतिमा रो रही होती है, बिलख रही होती है, तो संदीप को क्या है, अपनी बहन के ऊपर होता है शक कि उसकी ही बहन ने उसको मारा है, यानी कि अपने पति बालकृष्ण को मारा है। अब वो अपनी बहन के पास जाता है, पूछता है, लेकिन प्रतिमा उसे कुछ भी नहीं बताती। अब संदीप क्या करता है, बालकृष्ण के भाई और उसके पिता के पास जाता है। वो साफ साफ कहता है कि मुझे शक है कि मेरी बहन ने ही आपके बेटे को मारा है। अब उसके भाई और उसके पिता मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि जो बालकृष्ण और प्रतिमा थे बहुत ही अच्छी तरह से रहा करते थे, प्रेम पूर्वक रहा करते थे। लेकिन अब उसका भाई कह रहा है कि उसकी बहन ने उसके पति को मारा है, ये कैसे? अब उसके परिवार के लोग भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। अब विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं, थोड़ा और समय बीतता है। अब एक दिन क्या होता है, संदीप जो था वो प्रतिमा के घर पे आता है, और वो प्रतिमा से आके कहता है कि बहना, तुम अपने आप को जितना होशियार समझ रही हो तुम हो नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने ही अपने पति बालकृष्ण की हत्या की है। अब तुमने हत्या की है तो कैसे की है, मुझे बस ये बताओ। अब बहन जो है वो अपने भाई के ऊपर विश्वास कर लेती है, और फिर जाके वो अपना राज का पर्दे का राज खोलती है, और उसके बाद
वो बताती है कि उसने अपने पति बालकृष्ण की हत्या की तो कैसे की। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा हुआ क्या था। आज से लगभग 15 साल पहले बालकृष्ण और प्रतिमा की हो गई थी शादी। अब शादी हो गई थी तो आपको एक और बात बताना चाहूँगा, बालकृष्ण जो था जाति का ब्राह्मण था, मंदिर में पूजा पाठ करके अपने घर का पालन पोषण करता था। अब आजकल की लड़कियों को क्या है, उनके सपने बड़े हैं। आजकल इंस्टाग्राम वगैरह बहुत सारी आईडी वगैरह चल रही हैं, सोशल मीडिया चल रहे हैं, तो इस पर क्या होता है, लड़कियों को कुछ ऐसे दिखाया जाता है कि वो बड़े बड़े शौक करती हैं। इसी तरह से प्रतिमा के साथ भी हुआ। दरअसल छोटा सा घर था, लेकिन प्रतिमा के सपने बड़े बड़े थे, उसको बड़े घर में रहना था। बालकृष्ण थोड़ा बहुत कमा के थोड़ा बहुत ही खाना खाता था, लेकिन प्रतिमा के मन में था कि मेरा पति मुझे रेस्टोरेंट में लेके जाए, होटलों में लेके जाए, घुमाए फिराए। लेकिन बालकृष्ण की इतनी औकात नहीं थी, क्योंकि मंदिर में जो चढ़ावा आता था वही बालकृष्ण लेके आ पाता था। इसके अलावा उसकी कोई दूसरी इनकम का सोर्स नहीं था। अब समय गुजरता जाता है, 15 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं, लेकिन आज से लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है दोस्तों। प्रतिमा क्या करती है, इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बनाती है। अब आईडी बनाने के बाद में वो उस पर रील डालना शुरू करती है। रील डालना शुरू करती है तो लोगों से उसकी हाय हेलो होना शुरू होती है। आसपास के लोगों के इसके पास वो आती हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट या इंटरेस्ट या फॉलोअर। अब प्रतिमा क्या है, सारे दिन फ़ोन में ही लगी रहती थी। अब फ़ोन में लगी रहती है तो उसकी दोस्ती हो जाती है दिलीप हेगड़े से। अब दिलीप हेगड़े से उसकी दोस्ती हो जाती है। अब सुबह देखो तो शाम देखो, वो सारे दिन दिलीप हेगड़े से ही बात किया करती है। अब ये वाली बात उसके पति बालकृष्ण को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो जब भी घर पे आता था तो वो फ़ोन में ही घुसी रहती थी। तो दिलीप जो बालकृष्ण था वो उसको डांटता था, फटकारता था कि तुम सारे दिन फ़ोन में लगी रहती हो, किससे बात करती हो मुझे बताओ। लेकिन प्रतिमा उसे कुछ भी नहीं बताती थी। अब बालकृष्ण जब अपने काम पे चला जाया करता था, मंदिर चला जाया करता था, तो प्रतिमा क्या करती थी, दिलीप हेगड़े से छुप छुप के मिला करती थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। अब समय और गुजरने लगता है और आखिरकार बालकृष्ण को साफ साफ पता चल जाता है कि उसकी पत्नी प्रतिमा का दिलीप हेगड़े के साथ रिलेशन है, यानी कि संबंध है, और ये इससे मिला करती है छुप छुप के। तो उसका पति बालकृष्ण साफ साफ अपनी पत्नी प्रतिमा से कह देता है कि आज के बाद तुम मोबाइल नहीं चलाओगी और सोशल मीडिया की तो कोई भी साइड नहीं चलाओगी, घर से बाहर नहीं निकलोगी, किसी से बात नहीं करोगी। अब ये वाली बात प्रतिमा को चुभ जाती है, क्योंकि जो दिलीप हेगड़े था वो उसको घुमाया फिराया करता था, उसकी मन की चीज़ उसको दिलाया करता था, जो उसको खाना होता था खिलाया करता था। अब उसके सामने जो दिलीप हेगड़े था वो ज़्यादा अच्छा था, और उसका पति था बालकृष्ण वो गरीब था, मंदिर में काम किया करता था, उसकी एक भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा था। तो प्रतिमा को क्या है, दिलीप हेगड़े से ज़्यादा प्यार होता है, तो वो दिलीप हेगड़े से एक बार मिलने जाती है और उससे कहती है कि मेरे पति ने मेरे ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी हैं और वो चाहता है कि मैं ना तुमसे मिलूँ ना तुमसे मैं बात करूँ। अब कुछ ऐसा करो कि जो मेरा पति है बालकृष्ण वो रास्ते से भी हट जाए और किसी को पता भी ना चले। तो होता क्या है, दिलीप हेगड़े 2 दिन बाद उसके पास एक दवाई लेकर आता है। दोस्तों, दवाई का नाम मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उसको ही इस्तेमाल कर देंगे किसी के ऊपर, इसलिए दवाई का नाम नहीं बताऊँगा। बस ये बताना चाहूँगा वो दवाई कहाँ पे यूज़ होती है। वो दवाई यूज़ होती है ब्लड कैंसर के मरीज़ों के लिए। अब अगर उसे आप किसी नॉर्मल इंसान को खिला देंगे तो उसके ऊपर उसके साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उल्टी, दस्त, नज़ला, पीलिया, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाते हैं अगर आप कंटिन्यू खिलाएंगे तो। ब्लड कैंसर वाले को भी उसको खिलाते हैं तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे खिलाते हैं कि वो बताता है कैसे कैसे खिलाना है। अब ये क्या करता है दिलीप, वो प्रतिमा को एक दवाई ला कर देता है और उससे कहता है कि तुम इसे बालकृष्ण के खाने में मिलाकर खिलाते रहो। अब प्रतिमा क्या करती है, जब भी उसके लिए अपने पति के लिए यानी कि बालकृष्ण के लिए खाना बनाती है तो उसकी दवा जो है ब्लड कैंसर वाली उसके खाने में मिला देती है और अपने पति को खिलाती है। अब 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, लेकिन तीसरे और चौथे दिन के बाद बालकृष्ण की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। इतनी खराब होना शुरू हो जाती है कि उसे उल्टियाँ होती हैं सारे दिन, दस्त लगे रहते हैं,
शरीर में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊंगा, जो इसकी पत्नी थी प्रतिमा, ऐसा नहीं है कि इसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाती, इसको यानी कि बालकृष्ण को लगभग 8 से 10 हॉस्पिटलों में प्रतिमा ने दिखाया था, अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया था, लेकिन क्या है किसी भी डॉक्टर की दवाई बालकृष्ण के ऊपर काम नहीं कर रही थी। सारे चेकअप करवा लिए लेकिन बालकृष्ण के ऊपर एक भी दवाई काम नहीं कर रही थी। अब बालकृष्ण के ऊपर दवाई काम क्यों नहीं कर रही थी दोस्तों, उसकी भी वजह थी। उसकी वजह ये थी कि प्रतिमा जो है वो ब्लड कैंसर वाली दवाई बालकृष्ण को कंटिन्यू खिला रही थी। अब घर के पैसे खर्च होते जा रहे थे, अलग अलग हॉस्पिटल में दिखाया जा रहा था, तो प्रतिमा क्या है परेशान हो जाती है कि क्या हो गया, अभी तक ये मर क्यों नहीं रहा, घर के पैसे खर्च हो रहे हैं। बालकृष्ण में इतनी कमजोरी आ गई थी कि उसको चला भी नहीं जा रहा था, तो अब प्रतिमा को ही उसकी सारी देखरेख करनी थी। तो क्या होता है, 19 अक्टूबर वाले दिन प्रतिमा क्या करती है, बालकृष्ण को हॉस्पिटल से छुट्टी दिलाकर घर ले आती है। उसके घर पे लोग उसे देखने के लिए आते हैं और शाम को चले जाते हैं। अब वो क्या करती है, वो अपने यार यानी कि अपने आशिक दिलीप हेगड़े को फ़ोन करती है और उसको कहती है कि इतने दिन से दवाई खिला रही हूँ लेकिन ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा। तो दिलीप क्या करता है, वो कहता है कि तुम्हारे घर पे इस समय कौन कौन है। तो प्रतिमा बताती है मेरे घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और मेरा पति है बालकृष्ण, वो की खटिया में पड़ा है। तो दिलीप कहता है कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। अब दिलीप प्रतिमा के घर पे आ जाता है, रात के समय कोई नहीं होता। और अब क्या होता है, दिलीप और प्रतिमा उसके मुंह पर तकिया से दबाकर, उसके मुंह को तकिया से दबाकर उसकी जान ले लेते हैं, यानी कि उसका दम घुट जाता है। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो बालकृष्ण था वो बहुत दिनों से बीमार था, तो सभी लोगों को सुबह ये लगता है कि बालकृष्ण बीमार था और बीमारी के चलते मर गया। अब क्या होता है दोस्तों, जो दिलीप था वो बालकृष्ण की दम घोट के यानी कि उसके मुंह को तकिया से दबा के उसकी जान ले लेता है। उसके बाद में दिलीप और प्रतिमा उसी घर में संबंध बनाते हैं। उसके बाद में दिलीप वहाँ से चला जाता है अपने घर और प्रतिमा रोने का नंबर कर देती है चालू। अब प्रतिमा रोने लगती है, गांव के लोग आते हैं। अब गांव के लोग आते हैं तो वहाँ पे हजूम लग जाता है। पता चलता है कि दिलीप बालकृष्ण रात को सोते सोते ही मर गया। अब किसी ने भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि वो मरा कैसे। सबके मन में यही था कि बहुत दिन से बीमार चल रहा था, डॉक्टर की दवाई असर नहीं कर रही थी और आखिरकार बेचारा मर गया। लेकिन सच ये था कि उसकी पत्नी प्रतिमा और उसके आशिक दिलीप, इन दोनों ने इसको मिलके मारा था और पिछले 1.5 महीने से ये दोनों उसको ब्लड कैंसर की दवाई खिला रहे थे, जिससे कि उसके धीरे धीरे करके तबीयत खराब होने लगी और वो कमज़ोर होने लगा। अब तब ये वाली बात इसके भाई संदीप को पता चलती है तो वो सीधा वहाँ के जो थाना था उसमें जाता है और सीधे सीधे अपनी बहन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देता है। और इसके भाई संदीप के साथ में जो बालकृष्ण का भाई और बालकृष्ण के पिता थे वो भी जाते हैं। अब पुलिस जाती है और प्रतिमा को गिरफ्तार कर लेती है और उसके साथ साथ जो उसका आशिक था दिलीप हेगड़े, इसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके खिलाफ चार्जशीट लगाई जाती है और बाद में इनको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों आज की कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, सिर्फ बताना था और जताना था। दरअसल होता क्या है, आजकल लोगों के सपने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं। वो जो रील में देख रहे हैं उसी को रियल समझ रहे हैं, लेकिन जो रील में होता है वो रियल में होता नहीं है। दरअसल जो लोग रील में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, आप उनकी असली ज़िंदगी के बारे में जानकारी लेकर देखिए, पता चलेगा वो आपसे भी बेकार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हम जो देख रहे हैं उसी पे फोकस कर रहे हैं और फिर उस जैसा ही बनना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आपको एक और बात बता दूं, भगवान ने आपके लिए जो चुना है जीवन वही बेस्ट है। आप किसी की बराबरी करने की कोशिश मत कीजिए। अब प्रतिमा ने रील वाली लड़कियों को देखकर उन जैसी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की थी। उसने एक लड़के से प्यार किया था जिसका नाम दिलीप हेगड़े था। अब इन दोनों ने सोचा कि भाई हमें तो लग्जरी लाइफ जीनी है, लेकिन बीच में हमारे कौन है, बालकृष्ण, इसको रास्ते से हटा दो, उसके बाद तो लग्जरी लाइफ जीनी है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आप जुल्म को यानी कि कत्ल को या किसी भी क्राइम को
कितने भी छुपके कर लीजिए, वो एक दिन सामने आ ही जाता है। अब प्रतिमा का सपना था लग्जरी ज़िंदगी जीने का, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी बीतेगी जेल में, और पूरी ज़िंदगी जेल में बीतेगी, क्योंकि उसने अपने पति की हत्या कर दी। दूसरी तरफ जो इसका भाई है संदीप, उसकी ईमानदारी की मिसाल देनी पड़ेगी कि उसने जो सच बात थी खुद ही जाकर पुलिस को बता दी, क्योंकि उसको पता था कि उसी की बहन ने अपने पति की हत्या की है। और दूसरी बात यह है, जो अपने पति की ना हुई वो किसकी होगी। इसीलिए एक सच्चा ईमानदार इंसान होने का जो फ़र्ज था वो संदीप ने निभाया था, और अपनी बहन के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई और उसको जेल भेजा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।